कहते हैं दोस्तों, नफरत बड़ी बुरी बला है, इसे दिलों में ना पालो। ना तेरी ना मेरी, ना इसकी ना उसकी, ये वतन हम सबका है, बस इसे बचाना है। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गणतंत्र दिवस का आज हमें क्यों जरूरी है कि उसको सेलिब्रेट करना। हम 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब सेलिब्रेट करते हैं, पर कई बार हमें डिफरेंस पता नहीं चलते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में फिर से हम झांक कर वर्तमान कैसे सुनहरा बना सकते हैं, इसके बारे में आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर सचिन, आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। 15 अगस्त और 26 जनवरी ये भी एक फेस्टिवल के रूप में भारत में मनाए जाते हैं। हम जानते हैं स्वतंत्रता भारत को 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन कई बार गणतंत्र दिवस को भी स्वतंत्रता दिवस ही मनाया जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आप इसको ब्रीफ में बताएंगे। यस, सबसे पहले हमारे पूरे दर्शकों को, जो भी सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग को देखते हैं, उन सबको 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि 15 अगस्त क्या है और 26 जनवरी क्या है। 15 अगस्त ये स्वतंत्रता दिवस है। उस दिन इंडिया को फ्रीडम मिला 1947 15 अगस्त को। लेकिन गणराज्य वो बना वो 26 जनवरी और 1950 को बना, मतलब लगभग 3 साल के बाद। तो रिपब्लिक डे अलग है और इंडिपेंडेंस डे अलग है। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। गण माना लोगों को कहा गया है, या रिपब्लिक में जैसे कि पब्लिक शब्द है ना। तो ये रिपब्लिक बना इंडिया 1950 जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को या संविधान को अडॉप्ट किया। अब ये 26 जनवरी दिन ही क्यों चुना गया? तो जब स्वतंत्रता का दौर चल रहा था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स उसके लिए मेहनत कर रहे थे। बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन का बलिदान दिया और कई लोग जेल में गए। तो हम परतंत्र जीवन जी रहे थे। ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे 150 साल जिन्होंने रूल किया। तो 1930 में 1930 26 जनवरी को हमने अल्टीमेटम दिया कि हम भारत को स्वतंत्र चाहते हैं, चले जाओ। तो 1942 में आया, लेकिन 1930 में हमने डिक्लेरेशन दिया और वो तारीख थी 26 जनवरी। इसलिए 26 जनवरी को लिया गया। और बहुत कम लोगों को पता है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत ने एक्सेप्ट किया या अडॉप्ट किया, उसको डिबेट होने में उसको 2 साल के ऊपर का समय लगा। क्योंकि आप सोचो, नवंबर 1947 माना अगस्त में हमको 26 जनवरी 1950 तक, 49 तक ये चला। एडॉप्शन आ गई 1950 में, लेकिन लगभग 2 साल और कुछ दिन और कुछ घंटे हमारे 308 के करीब सदस्य कमेटी थी जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके ऊपर डिबेट किया। लंबा समय तक चला और उसके बाद हमने वो संविधान को स्वीकार किया जो हमारा वर्तमान संविधान है। इस पूरे रिपब्लिक का पूरा नाम है, मैंने उसमें 5 शब्द है। डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे 5 शब्द है। सोवेरेन माना स्वतंत्र या स्वायत्त, जिसको अपना खुद का अधिकार है। सोशलिस्ट माना समाजवादी। फिर आता है सेक्युलर, माना ये धर्मनिरपेक्ष। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म है, धर्म और जातियां, धर्म और जातियां लेकर चलना है, सबको साथ में लेकर चलने वाला ये सेक्युलर कंट्री है। और लास्ट डेमोक्रेटिक माना लोकतंत्र है ये जी। और रिपब्लिक माना, रिपब्लिक तब कहते हैं हम जब पब्लिक या लोग जो है इस देश के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं और उनको भेजते हैं, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा या लोकसभा कहते हैं। वहां पे ये 2 सभा ये निर्णय लेती है कि भारत के हित में या भारत के लोगों के हित में क्या किया जाना चाहिए। तो लोगों के द्वारा चुनी गई रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो डिसीजन लेते हैं, इसलिए इसको रिपब्लिक कहा है। सो इट इज सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारा भारत देश है। बहुत ही अच्छा। अभी हम ये
इतिहास में हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि राजाओं का राज्य इस देश में लंबे समय तक चला। जी यानी जब तक इवन ब्रिटिशर्स थे तब तक भी बहुत जगह पे अलग अलग महाराजा जिनकी अपने अपने स्टेट हुआ करते थे। तो क्या रीजन है कि लोकतंत्र को अपनाया गया? मतलब आप थोड़ा सा मुझे इतिहास के हिसाब से बताएंगे कि या आध्यात्मिक उसके पीछे क्या है, या क्या नॉलेज, आपका नॉलेज आपको क्या कहता है इसमें? हमको जब मिला तो वो भी एक राजा से मिला, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज्य कर रहे थे तो जॉर्ज 6 और माउंटबेटन जी उनके द्वारा ये ट्रांसफर हुआ है। तो पहले राजा ही थी, और इतिहास में भारत में बहुत अच्छे अच्छे राजा होके गए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम विशेष आता है, क्योंकि उन्होंने लगभग पूरे भारत के ऊपर राज्य किया, जो 400 साल पहले जी बिफोर क्राइस्ट होके गए। उसके बाद भी बहुत राजाएं आके गए, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज है या महाराणा प्रताप महाराणा है, प्रताप है। ऐसे बहुत राजा पुरु है जिन्होंने भारत के ऊपर जी राज्य पूरी किया। राजा। तो राजा ही तो थी। यहाँ पर हमको आध्यात्मिक ज्ञान मदद करता है, या ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मदद करता जी है, कि हमको पता है कि जो सिद्धांत हमने भगवत गीता में भी देखा कि हर तत्व और आत्माएं दोनों सतो रजो तमो में आती है। जी तो पहले के राजा इतने पावरफुल थे कि सतयुग में जैसे बताते, सतयुग और त्रेता युग, जब 16 कला संपूर्ण राजाएं थे या 14 कला संपूर्ण राजाएं थे, तो उस समय हमको परमात्मा शिव बाबा ने ये बताया कि वहां के राजाओं की बुद्धि इतनी शक्तिशाली थी कि उनको वजीर की जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, हाँ, वो खुद माना डिसीजन खुद डिसीजन अच्छे से लेते थे और बहुत अच्छी तरह से अपना राज्य चलाते थे, और इसीलिए शायद उस एरिया को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग कहीं ऊपर आकाश में नहीं है, इसी धरती पर जो राजाएं होके गए, जिन्होंने अपनी प्रजा को, जिसके बारे में कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा, माना राजा और प्रजा दोनों बहुत सुखी थे, और राजा को डिसीजन लेने में मेहनत नहीं लगती थी। तो जो 16 कला संपूर्ण श्री लक्ष्मी और श्री नारायण और 14 कला वाले श्री राम और श्री सीता, इनका जो राज्य चला, उस समय कोई भी वजीर की आवश्यकता नहीं होती थी, तो वो अपना डिसीजन खुद लेते थे। और हमको पता है ये सतो रजो तमो का सिद्धांत हमने देखा कि जैसे हमारे अंदर की प्योरिटी कम होने लगी और हम द्वापर युग में आए, तब हमारी थोड़ा डिसीजन पावर अफेक्ट होने लगे, और हम ऐसे लोगों को हमने अपॉइंट किया कि जो राजा को असिस्ट कर सके। तो राजा ने अपने मंत्री और वजीरों को रखना चालू किया। अच्छा, ये द्वापर से होना शुरू हुआ? द्वापर से होना चालू हुआ। तभी भी पावर तो राजा के पास थी, लेकिन उसको असिस्टेंस लगता था, तो इसलिए उन्होंने वजीर को रखना चालू किया, या मंत्री, जिनकी बुद्धि कंपैरेटिवली स्ट्रांग थी, पर ये दोनों को डिसीजन लेना होता था। अपना एक व्यक्ति के अंदर पावर जो थी वो खत्म हो गई, इसीलिए दो लोग मिलकर डिसीजन लेते थे। दो या दो तीन लोग हो सकते हैं, उनका मंडल था, और इम्पोर्टेंट डिसीजन में महामंत्री होते थे, वजीर होते थे, राजा होता था, राजगुरु भी होते थे, है ना, हर राजा के पास एक गुरु होता था। तो ये लोग इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते थे, लेकिन फिर भी पावर एक के ही हाथ में था। तो धीरे धीरे जैसे हम नीचे आते गए, तो देखा गया कि एक व्यक्ति की पास की शक्ति भी खत्म हो रही है, बाकी आत्माओं की भी शक्ति खत्म हो रही है। फिर भी कलयुग में काफी अच्छे राजा होके गए, है ना, जिनके हम महिमा गाते हैं आज भी, और उन्होंने भी प्रशासन अच्छी तरह से चलाया। लेकिन एक स्टेज ड्रामा प्लान अनुसार आता है, जिस समय राजाओं की शक्ति भी खत्म हो जाती है, वजीर की शक्ति भी खत्म हो जाती है। कई जगह पे ऐसा होता है कि जो आपका सेनापति होता है वही राजा को खत्म कर देता है ना, सेनापति और वजीर मिलकर राजा को खत्म करके राज्य को ले लेते हैं। जैसे भारत की हिस्ट्री को देखा जाए तो भारत के ऊपर राज्य इसलिए हुआ कि हमारे अंदर यूनिटी हमने छोड़ दी। अगर हम यूनाइटेड रहते तो कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे ऊपर राज्य करे। तो जो आपका कहना है कि इवन जो दूसरे विदेशी आकर भारत पर जिन्होंने भी आक्रमण किया, है ना, तो भारतीयों की मदद आए, किस लिए? सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, थोड़ा पीछे जाएंगे तो मुगल थे, पोर्तुगीज थे, फ्रेंच कॉलोनी भी कई जगह रह चुकी है। तो बहुत लंबा पीरियड इस देश पर दूसरे लोगों ने राज किया। कारण ये है कि भारत बहुत समृद्ध था। भारत के बारे में जो गायन हम कहते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, माना आप कल्पना कर सकते कितना सोना होगा जब एक ही मंदिर, हम सब इतिहास में पढ़े, एक सोमनाथ का मंदिर 17 बार एक व्यक्ति आके लूटता है
मोहम्मद गजनवी, जी। 17 बार ऊंट के ऊपर भर के लेके जाता है। फिर भी आप खत्म सोच नहीं सकते, फिर हुआ भी वहाँ खत्म का। नहीं होता है। माना आप सोचो बाकी ऐसे कितने मंदिर हैं। मतलब भारत इतना संपन्न इतना था। संपन्न था, इसलिए सबकी नजर यहाँ पर थी, यहाँ आने से भरपूर होके जाते थे, इसलिए जी। सभी ने भारत से लिया है। फिर वो ब्रिटिशर्स हो, पोर्चुगीज हो, जैसे जी। आपने कहा स्पेनिश लोग भी आए, जी, फ्रेंच कॉलोनी भी फ्रेंच थी। कॉलोनी वाले आए, मुगल आए। क्योंकि आज भी देखो, आपने अगर लेटेस्ट न्यूज जो सुना होगा कि पद्मनाभन टेम्पल जो केरल में है, जी। उसके जो दरवाजे बंद थे उसमें से कितना सोना निकला है ना। जी। तो आज भी हमारे मंदिरों में काफी सोना है। तो ये तो अंतिम समय की बात है, जबकि ये विशाल ड्रामा खत्म होने वाला है। उस समय इतना सोना है, आप तो उस सोचो समय तो उस कितना समय होगा। कितना होगा। तो इतना सारा भारत के पास था, तो सब लोग यहाँ लेने को आते थे। और धीरे धीरे जब इन राजाओं की पावर भी खत्म हो गई, तब लोगों ने रियलाइज किया अभी एक व्यक्ति के हाथ में पावर देना ठीक नहीं है, तो हम लोगों को चुन के भेजेंगे। और उसके बाद ये डेमोक्रेसी की, क्योंकि देखा गया है कि जब एक व्यक्ति के हाथ में पावर होती है और अगर वो व्यक्ति सतोप्रधान नहीं है या चरित्र वाला नहीं है, वैल्यूज वाला नहीं है, तो वो जुल्म कर सकता है। और क्या होता है, एक व्यक्ति के हाथ में जो रिस्पॉन्सिबल है, आप कल्पना करो कि वो अपना प्रशासन ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है या फिर जुल्म उठा रहा है, कर लगा रहा है बहुत, है ना। टैक्स सिस्टम तो उस वक्त भी थी, तो सभी लोग सुखी नहीं है उस राज्य में। तो वो लोग तो सोचेंगे ना कि हम अगर ये राजा नहीं होता इतना जुल्म ढाने वाला, तो फिर हम कैसे जी सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे बगावत हो जाती है और अंदर से आवाज आता है कि नहीं, हमारा अगर कोई व्यक्ति होता जो इस राज्य को चलाता तो फिर कितना अच्छा होता। तो देखा कि पहले एक के हाथ में सत्ता थी, फिर अभी एक व्यक्ति नहीं है उतना पावरफुल, तो हर एक इलाके के लिए अलग अलग। जैसे आज आप देखो भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट है और उसका एक एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में मिलके कितने सीट्स है, तो ये सब मिलके डिसाइड करते हैं और मेजॉरिटी डिसाइड करते हैं। और इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी या रिपब्लिक। तो वो डिसीजन है, क्योंकि अभी वो अवस्था है हमारे कि हमारी सबकी शक्तियां खत्म हो चुकी है, लेकिन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी वो वर्तमान समय चल रहा है कि फिर से वो पावर परमात्मा हमको दे रहा है, जिस आधार पर हम अपनी बुद्धि को इतना सतोप्रधान बनाए। जैसे आप देखो कि ब्रह्मा कुमारी में ही देखो कि हमारी दादी प्रकाश मणि या ब्रह्मा बाबा एक व्यक्ति थे, लेकिन उनकी डिसीजन पावर इतनी पावरफुल है और किसी को कंप्लेंट नहीं है उनसे। हम सब उनको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वो खुद निस्वार्थ है, तो उनको एक्सेप्ट करना बहुत इजी है और उनका डिसीजन यथार्थ लगता है। जबकि कलयुग का अंतिम समय है, ऐसे समय पर मैंने तो खुद प्रकाश मणि दादी को देखा है डिसीजन देते वक्त, इतना फास्ट, माना टाइम नहीं लगता था उनको। आप सोचो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 140 कंट्रीज में है और इतने सारे भाई बहने यहाँ रहते हैं हेडक्वार्टर में, हर एक के संस्कार अलग है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, तो दादी के पास आते थे, लेकिन दादी ऐसे चुटकी में डिसीजन लेते थे, दोनों संतुष्ट होके जाते थे। ये पावर है, सबको संतुष्ट रखना आज कलयुग के समय में ये बहुत कठिन है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि सबका आपस में जो प्यार है उसका कारण है परमात्मा से ये लोग भरपूर है और परमात्मा बेसिकली वैल्यूज पे काम करते हैं और अपने आप की शुद्धि पर, आंतरिक शुद्धि पर काम करते हैं, जो कि बहुत ही कम होती जा रही है। लोग अपने पर काम नहीं कर रहे, ज्यादा से ज्यादा बाहर की चीजें कैसी अच्छी हो उस पर ज्यादा ध्यान है। तो ये कारण है जिसकी वजह से शायद ऑर्गेनाइजेशन इतने लंबे समय से चल रही है। हमारे पास हर हफ्ते में आप देखो कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होती रहती है और अलग अलग विंग्स है ब्रह्मा कुमारीज की। जैसे कि मेडिकल विंग है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर है, जूरिस्ट है, यूथ है, एजुकेशन है, यू नेम इट, हर क्षेत्र के व्यक्ति को। तो ये कॉन्फ्रेंस चलती रहती है। आप सोचो 2-3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है पूरे भारत से और कभी कभी देश विदेश से भी लोग आते हैं। उसकी तैयारी करने में भी काफी टाइम जाता है, कॉन्फ्रेंस की साफ सफाई, रहने की, खाने पीने की और पूरे सेशंस की। और जैसे ही खत्म हुआ 2 दिन में पैक होके फिर दूसरा कॉन्फ्रेंस तैयार है। और सोचो ये सब डिपार्टमेंट आपस में कितने कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो आज तक का ये रिकॉर्ड है, जितने भी लोग हमारे पास आए हैं उन्होंने कहा है कि इतना एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से और कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आवाज नहीं दिखाई दे रही है और किसी को बोलना नहीं पड़ रहा है।
जी कि तुम अपना ये काम करो, हर एक जिम्मेवारी से अपनी सेवा एक दे रहा है। ये कैसे संभव है? एक सभा में तो मुझे याद है कि रिलीजियस विंग था, धार्मिक प्रभाग था, तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसा है, हमारे पास लोग है, लेकिन आपके जैसे काम करने वाले लोग नहीं, हमको थोड़े इतने आपके ब्रह्मा, हाँ, सरेंडर भाव से, समर्पण सेवा भाव से, भाव। सेवा भाव आपके अंदर जो है। तो ये जो यूनिटी है यहाँ पे हमने देखा, ब्रह्मा कुमारी के 2 प्लस पॉइंट है, एक तो यूनिटी और दूसरा प्यूरिटी। और प्यूरिटी की वजह से यूनिटी बहुत अच्छी है और सुचारू रूप से कार्य करता है। और यही परमात्मा की विशेषता है कि परमात्मा ने यहाँ पर एक रोल मॉडल बना दिया कि कैसे सतयुग में या आने वाली दुनिया में कैसी दुनिया चलेगी। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी नॉलेज आप बता रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो नॉलेज दिया जा रहा है, उसका एक छोटा सा सैंपल यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है कि आने वाली दुनिया, आप जैसे हमेशा बताते हैं कि ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होकर जो आने वाला समय है उसमें फिर से ऐसे ही सिस्टम कहीं ना कहीं होगी। परमात्मा शिव बाबा ने, जो कि ज्ञान का सागर है, आदि मध्य अंत को जानता है, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, उन्होंने हमको बताया कि यहाँ के संस्कार हम लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे अंदर ईश्वरीय संस्कार भर रहे हैं और हम जब ये शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करेंगे तो साइकिल चेंज होगा। जैसे अभी कलयुग है तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो सतयुग माना ऑर्डरली, जहाँ पे सब चीज ऑर्डर में है, एक धर्म, एक भाषा है और लोग आपस में बहुत प्यार से है। तो वो संस्कार कहाँ से लेके जाएंगे? यहाँ से ही लेके जाएंगे ना। तो हम वो संस्कार अभी भर रहे हैं। और जब कलयुग की लोक संख्या जो बताई है 9 लाख प्योर क्वालिटी सोल्स जब यहाँ से पूरे जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तब सतयुग में वो वापिस आएंगे तो वो अपनी ऑर्डर को एस्टैब्लिश करेंगे। और जैसे अभी चल रहा है उस आधार पर यहाँ पर भी सभी नंबर 1 है, प्यूरिटी की स्टेज या योग की स्टेज। तो जैसे यहाँ पर हमारी दादियाँ है, ब्रह्मा बाबा है, इनको हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनकी वो पावर हमने देखी है। जी, सभी मतलब जितने भी फॉलोअर्स है वो सब फॉलोअर्स तो हम नहीं कहेंगे, वी रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द वर्ड फॉलोअर। मैं यहाँ पे एक कैटेगरिकली, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बार दादी को पूछा, प्रकाश मणि दादी को, कि आपके कितने फॉलोअर्स विश्व में है? तो दादी ने कहा हमारा एक भी फॉलोअर नहीं, सभी लीडर्स है। तो हम फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते हैं, मतलब कि नॉलेज को फॉलो करने वाले, यस, नॉलेज को फॉलो गुरु को फॉलो नहीं करते। तो नॉलेज को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं सबकी एक मत है, जो आपके सीनियर्स हैं उनको वो मानते हैं कंप्लीटली। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, गद्दी के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। जैसे आज बाहर आप देखेंगे तो जिन्होंने चुनाव में अपने सदस्य को चुनकर भेजा है ऊपर तक, आज वहां पर ही बहुत सारे झगड़े हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, यानी जिन्होंने भेजा है उनको बाद में पछतावा होता है कि हमने इनको क्यों भेजा। मतलब 5 साल तक उनको झेलना ही है कैसे ही करके। तो सोचते हैं 5 साल में हम इनको फिर से उतार दे, लेकिन 5 साल भी लंबा पीरियड होता है। ऐसे 5-5 साल का हर बार हम किसी को अगर ट्रायल देते हैं तो देश की हालत क्या हो चुकी है। और यही बात है, आपने तो कहा 5 साल, बीच में भी उतारने को देरी नहीं करते हैं ना। कई स्टेट में मैंने देखा है कि वो जोड़ तोड़ की सरकार चल रही है, किसी को मेजॉरिटी नहीं है तो 2-3 पार्टियां एक साथ आती है। अभी किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया किस कारणवश, कोई भी कारण बना, तो वो अपना सपोर्ट विड्रॉ करते हैं। जैसे सपोर्ट निकला तो फिर से सरकार गिर जाती है। कितना नुकसान होता है देश का बहुत नुकसान, देश का बहुत, क्योंकि इलेक्शन का खर्चा होता है, सब कुछ होता है बाद में ना। फिर वो लोग आएंगे, फिर पॉलिसी बनाएंगे, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं। तो यस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिटी। इसलिए मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी की जो स्ट्रेंथ हम इस समय देख रहे हैं कि प्यूरिटी और यूनिटी, यानी बेसिकली काम यही है कि अपने आप को बदलेंगे तो सब कुछ अच्छे से चल सकता है। और यहाँ पर हर कोई व्यक्ति अपने ऊपर काम कर रहा है। तो इसीलिए सिस्टम ठीक से चल रहा है, किसी को फोर्सफुली या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं, मैंने सुना था कहीं पर कि अपराध कम करने के लिए इंसान के पास संस्कार ही होने चाहिए, केवल प्रशासन से अपराध कभी भी कम नहीं होता है। कायदे से उल्टा मैंने देखा है, क्योंकि मैं भारत के बहुत सारे जेल में प्रवचन देने के लिए जाना हुआ, तो मैंने देखा अच्छा व्यक्ति जो कभी जेल में नहीं गया, कुछ कारणवश उसको जेल में जाना पड़ा,
लेकिन वो अच्छा था बाहर, लेकिन अंदर जाने के बाद वो जिसके संग में रहता है ना। और भी ज्यादा हाँ, तो जो प्रवृत्ति खराब हो जाती है। बातें उसको पता नहीं थी वो पता चलने लगती है और संग का रंग लग जाता है। तो जेल में सुधरने का लक्ष्य रहता है, लेकिन सुधरने के बजाय हो सकता है कि वो और कई बातें सीख के आ जाए। तो यह सुधरने के बजाय गलत रास्ते पर भी जा सकता है अगर गलत लोगों के संग में आया। ऐसे भी हमने देखे जो बहुत अच्छा सुधारते, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे लेक्चर्स और सेंटर्स जेल्स में भी चल रहे हैं। वहां पे बहुत कैदियों ने अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाया और बाहर आकर बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो मेन है रिपब्लिक, प्रशासन की बात है। और हमने देखा है कि वर्तमान समय पब्लिक के हाथ में पावर है और पब्लिक सचमुच में चाहती है कि एक अच्छा व्यक्ति हो या जो भी व्यक्ति हम भेजे अच्छे हैं, लेकिन इस समय हम इसको स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो निस्वार्थ हो, जो जनता के बारे में सोचता हो और भारत को बहुत अच्छा स्थान वो प्राप्त दिला दे। लेकिन क्या आपको लगता है जिस सिस्टम से अभी हम जा रहे हैं वो सिस्टम कहीं ना कहीं इसको किसी व्यक्ति का बदलने का भी काम नहीं रहा है? चाहे वो इतना तो कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं है कि जो पूरा भारत, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, विस्तार भी बहुत बड़ा है और जिस तरह का सारा कारोबार हो चुका है उसको समेटना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भगवत गीता 4 अध्याय का 7वां-8वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भारत में जब धर्म ग्लानि होती है तब परमात्मा का अवतरण होता है। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं सबको खुशखबरी देना चाहूंगा कि अभी वही धर्म ग्लानि का समय है। भारत को हम आध्यात्मिकता का लाइट हाउस मानते हैं, तो सब लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए भारत के पास आ रहे हैं, लेकिन भारत में भी कुछ ऐसी बातें हो रही है। जैसे हम देख रहे हैं अच्छे लोग जिनको हम होप के लिए देखते थे, गाइडेंस के लिए देखते थे, वो भी अपने पथ से भ्रष्ट हो गए। तो ये धर्मग्लानि का समय है और उस समय परमात्मा का अवतरण होता है और वो हमको एक डायरेक्शन देता है। परमात्मा भी कोई जादू चमत्कार नहीं करता है, उसको भाग्य विधाता कहते हैं। तो वो ब्रह्मा के तन में आकर पूरे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। विशेष भारत को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास चल रहा है और उन सब के लिए परमात्मा इस धरती पर आ चुका है और विश्व का परिवर्तन हो रहा है। तो मैं सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के माध्यम से सबको कहूंगा कि प्लीज आप आओ, ब्रह्मा कुमारी में 7 डेज कोर्स अच्छी तरह से समझ लो। और आने वाला समय कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि कलयुग जाके सतयुग आने वाला है। माना ये लोकशाही में का जो पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड हम कहते हैं, और ट्रांजिशन पीरियड इज ऑलवेज वेरी पेनफुल। संक्रमण का समय है, तो उस समय हमको बहुत सारी शक्तियों की जरूरत है। वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि बीमारियां जिस तरह से बढ़ रहे हैं, माना एक प्रकार का केओस का माहौल पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स बढ़े हुए हैं, है ना, और एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस है। हम ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह देखते हैं, ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस सब में आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मेंटल मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय पर परमात्मा की याद आपको ना केवल मन से शक्तिशाली बनाएगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रखेगी और इन टर्बुलेंस वाले माना हलचल के समय पर आपको अचल रखने में मदद करेगी। और ये समय अभी जैसे परमात्मा ने बताया फिर से इस धरती पर सतयुग आने वाला है, तो माना पावर, उसके लिए हमें रेडी होने की जरूरत है। तो हम सब आए, अपने भारत को इस रिपब्लिक डे को अच्छी तरह से मनाए। और जो भारत पहले था, जिसके बारे में गायन था कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, और हम सब आपस में प्यार से रहते थे, फिर से ऐसे भारत को हम बनाए परमात्मा की याद से। बहुत ही सुंदर। रिपब्लिक डे के बारे में मुझे लगता है कई लोगों ने बहुत सारी बात की होगी, पर आज जिस तरह से आपने उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपकी पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। रिपब्लिक डे के बारे में आपने कई बार सुना होगा, हमने हिस्ट्री में भी बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आज जो क्रक्स हमें मिला वो इतना सुंदर था कि राजाएं पहले राज्य करते थे, लेकिन उनकी शक्ति कम हो गई, उनको वजीर की जरूरत पड़ने लगी, उसके बाद वो भी कम होने लगा, वो भी शक्तियां खत्म होने लगी। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे में से ही किसी एक को चुनकर ऊपर भेजा जाता है और फिर वो राज्य करता है, लेकिन आज वो भी शक्तियां खत्म होने लगी। तो आने वाला समय बहुत खराब है, उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर होना है और अपने आप पर जितना इंसान काम करते जाता है,
आत्मा की पावर जितनी बढ़ती है उतना प्रशासन बहुत अच्छा होता है। तो प्रशासन की बात चल रही थी। आपको फिर से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस को समझिए और हमारा आने वाला समय उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए भी तैयार रहिए। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।